इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त तो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम विष्णुदेव साय बोले, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 128वां एपिसोड प्रेरणादायक और जनसंपर्क का संदेश। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से, मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष को दी सकारात्मक सलाह। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने महमूद मदनी के बयान पर जताई नाराजगी, मुस्लिम समाज को गुमराह करने का लगाया आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर शीतकालीन सत्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र रहा और सरकार खुद संसद को डिरेल करती हुई दिखाई दी। गोगोई ने सुरक्षा, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग उठाई। उन्होंने कहा, हमने सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का बड़ा प्रमाण है। लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं न कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। तीसरी हमारी मांग थी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा की,
जिस प्रकार से आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है देश के हर कोने में, चौथी विषय थी हमारी आर्थिक सुरक्षा की। जो किसान है, श्रमिक है, ना उसे उचित मूल्य मिल रहा है, ना उसे कारखाने में सुरक्षा मिल रहा है। पांचवी जो विषय हमने सुरक्षा की उठाई वो प्राकृतिक सुरक्षा है। जिस प्रकार से बाढ़, जिस प्रकार से लैंडस्लाइड, तूफान आ रहा है, कोई तैयारी नहीं। और हमने बात ये भी उठाई कि जो हमारे विदेश नीति की जो हम देख रहे हैं, दूसरे देशों के अनुसार भारत आज अपना विदेश नीति बना रहा है। किसी को अच्छा नहीं लगा कि भारत रशिया से कम दामों पर तेल ले रहा है, तो उस देश के अनुसार हम अपने नीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक और देश पड़ोस में ही आज अपने सेना पर और पैसे खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और हम तैयार नहीं। आज हमारा डेटा भी सुरक्षित नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जिस प्रकार से तैयार होना चाहिए, हमने सदन के अंदर एक बार भी सुचारू रूप से इस पे चर्चा नहीं की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे संसदीय मर्यादा को दफनाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है, डिरेल कर रही है, कब्र खोद रही है भारत के लोकतंत्र की इस परंपरा की। और इसीलिए इस विषय पर सारे विपक्षी दल एकजुट है। हम कल आदरणीय खड़गे जी के साथ हमारे सारे दलों की बैठक भी होगी, और मुझे लगता है कि जरूरी है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की भजन और जयगान न हो। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की परंपरा, संविधान की सुरक्षा और सुरक्षा के जो विभिन्न विषय हमने उठाए उस पर चर्चा हो, ना कि एक विशेष व्यक्ति की भक्ति और उनके प्रति भक्ति या उनका जयकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड पर कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 128वें एपिसोड का आयोजन है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। उनकी मौजूदगी में मन की बात सुनना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हर महीने के आखिरी रविवार को आने वाले इस कार्यक्रम का सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस दौरान एक अभिभावक की तरह पूरे देश से संवाद करते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं और प्रेरक कहानियां भी साझा करते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 128वें एपिसोड का आयोजन था, और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं। और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। इससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं।
उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी बताए हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू है। मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष को विशेष सलाह दी है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विधानसभा की कल होने वाली बैठक में सभी सदस्यों को स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। मंत्री ने विपक्ष को ये भी संदेश दिया है कि उन्हें सरकार को सार्थक और सकारात्मक सुझाव देना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। राजद समेत सभी विपक्षी दल सदन में सकारात्मक भूमिका निभाए, यही उनकी सलाह है। देखिए, कल तो विधानसभा की बैठक शुरू होगी। पहले सभी माननीय सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जी के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद फिर विधानसभा के आगे की कार्रवाई होगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चयन होना है और आगे की कार्रवाई होनी है। विपक्ष का जहां तक बात है, बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को बहुत साफ संदेश दे दिया है कि ईमानदारी की और सही बातें सदन के अंदर किया करें। आप गलत बयानी और लोगों को भ्रमित करने वाला बात और बयान न दिया करें। विपक्ष को मैं भी सलाह दूंगा कि विपक्ष का काम होता है सरकार को सार्थक सलाह देना, सरकार को सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखना। नकारात्मकता छोड़े राजद, नकारात्मकता छोड़े विपक्ष और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपने पक्ष और व्यवहार को रखे। ये मेरा सलाह भी विपक्ष को होगा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने महमूद मदनी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के हालिया बयान पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग मुस्लिम समाज के हितैषी बनने का ढोंग कर समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम मुसलमान अब इन बयानों के राजनीतिक मकसद को समझ चुके हैं और ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। अफसोस की बात है कि हमारे मुस्लिम समाज की हितैषी होने का ढोंग रचने वाले कुछ लोग, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ काम किया है। ऐसे बयान साफ और स्पष्ट जाहिर करते हैं कि मुसलमानों के विकास से इन लोगों को कतई मतलब नहीं है। इन्हें केवल और केवल अपनी निजी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। बड़े अफसोस की बात है कि आज जब भारत विकास की तरफ आगे बढ़ने की में तेजी से रफ्तार आगे बढ़ा रहा है भारत, ऐसे समय में मुसलमानों को गुमराही के रास्ते पर ढकेलने की साजिश चंद हमारे ही समाज के कुछ लोग करना चाहते हैं। लेकिन अब इनकी साजिश बहुत हो गई। आम मुसलमान भी जानता है कि इन तमाम बयान के पीछे उनका मकसद केवल और केवल अपने राजनीतिक माइलेज को गेन करना है और मुसलमानों को गुमराही के रास्ते पर ढकेलना है। आज मुसलमान मेन स्ट्रीम में जाए, मुसलमान जॉब्स में जाए, मुसलमान एंटरप्रेन्योर बने, मुसलमान शिक्षित बने, मुसलमान रोजगार से जुड़े, इस पर कभी उन्होंने बात नहीं की। कितनी यूनिवर्सिटियों को उन्होंने खोला, कितने एजुकेशनल इदारों को उन्होंने खोला, कितनी मुस्लिम महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को उन्होंने खोला। इस पे बात होनी चाहिए ना। आज जब पूरी दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में मुसलमानों को दुनिया के इस विकास के ट्रैक से अलग थलग करने की साजिश ऐसे लोग रचते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की नई एफआईआर। राहुल और सोनिया गांधी समेत 6 लोगों के नाम शामिल। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य नाम भी हैं। ये कार्रवाई ईडी हेडक्वार्टर की शिकायत पर की गई। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ईडी की चार्जशीट के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस जो है दिल्ली पुलिस का, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर में एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत वह केस उन्होंने फाइल किया है। परंतु घोटाला है, कोई 1 करोड़ रुपया ट्रिप रूट हुआ एक कंपनी से कलकत्ता से, और उसमें से 50 लाख रुपया आगे फॉरवर्ड कर एसोसिएट जनरल, जिसमें 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी कब्जा कर ली। और उसमें भी फिर नकली बिलिंग हुई, किराएदारी नकली की गई, विज्ञापन का काम नकली किया गया, लोन का मामला दिखाया गया। तो वो सब जो मामला था, उस मामले की जांच होनी जरूरी है और अपेक्षा करते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस इस मामले की तह तक जाएगा
और जो लोग भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। So there are 6 names included in the FIR, including Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. जो लोग भी उसमें लिप्त हैं, वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, श्याम प्रतोता हो, जो लोग भी उसमें हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इवन वो जो एक कंपनी थी जिसके थ्रू पैसा ट्रिप रूट हुआ था, उसके ओनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये एक बड़ा घोटाला है। किस प्रकार से आप बिना पैसा लगाए हुए अपनी जेब से 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को आप हथिया लें। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का 5वां दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च के 5वें दिन वडोदरा में शामिल हुए। ये पदयात्रा 26 नवंबर को पटेल के पैतृक गांव करमसद से शुरू हुई थी। मंत्री ने बताया कि हजारों युवा और आम नागरिक इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। इस मार्च का उद्देश्य एकता प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत का संदेश फैलाना है। करमसद सरदार साहब के पैतृक गांव से निकली हुई राष्ट्रीय एकता यात्रा आज 5वें दिन में बड़ौदा से पास हो रही है। सारे देश से हजारों की संख्या में युवाओं इस पदयात्रा में जुड़े हैं, आम नागरिक इस पदयात्रा में जुड़े हैं। ये पदयात्रा एकता का संदेश दे रही है। ये पदयात्रा मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के राह पर चल रही है। ये पदयात्रा भारत को श्रेष्ठ बनाने की जनता को प्रेरणा दे रही है। इस पदयात्रा मोदी जी के विकसित भारत का संदेश दे रही है। ये पदयात्रा स्वयंभू चल पड़ी है। रास्ते में किसान अपनी नेचुरल फार्मिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करके आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रहा है। इस यात्रा में कोई किसान के खेत में अमरूद पका हो, वो प्रेम से यात्रिकों को अमरूद खिला के इस यात्रा के साथ अपने स्वयं को जोड़ रहा है। इस यात्रा में आपने पीछे देखा होगा कोई कूड़ा कचरा साफ करने के लिए भी यूथ वॉलंटियर्स स्वयं सफाई का कार्य कर रहा है। ये यात्रा एकता का संदेश दे रही है। ये यात्रा आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रही है। ये यात्रा विकसित भारत का संदेश दे रही है। ये यात्रा एक वैचारिक यात्रा है जो सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेके मोदी जी का सपना का भारत बनाने के लिए, संदेश देने के लिए इस पदयात्रा में यात्रिक अभियान चला रहा है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।